हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे ये देखा था कि अगर आप किसी द्विध्रुव को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कितना होगा। साथ ही साथ हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि कितनी इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, किस केस में अनस्टेबल होगा, किस केस में स्टेबल होगा। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग की, यानी स्थिर विद्युत अनिरूप। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और दोनों में क्या डिफरेंस आता है या किस चीज को चेंज करके आप फॉर्मूले को जो है दोनों कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की, तो आपको चुंबक के बारे में क्वालिटी उसकी पता है, प्रॉपर्टी पता है कि जो चुंबक होता है वो द्विध्रुवीय होता है, यानी उसके दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, वो कभी भी मोनोपोल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमेशा डायपोल की फॉर्म में रहता है। वही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, या जो आपका जो है आवेशों के बारे में पढ़ा है कि जो आवेश होते हैं वो अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऋणावेश धनावेश हो गया तो वो आपके इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं, मैग्नेट के केस में जो आपके ध्रुव होते हैं वो दोनों के दोनों एक साथ होते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल जो है हमेशा एक साथ आपके रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे सबसे पहला रिप्लेसमेंट ये होता है कि दोनों के जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, हर कंडीशन में ई के जगह आपका बी आए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपका विद्युत क्षेत्र है उसका फॉर्मूला है, तो वहां पे आप ई लेते हैं। तो ई जो है उसको आप उसकी जगह आप बी लिखते हैं। पी पी क्या है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके जगह आप क्या लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक डायपोल, यानी आप एम लेते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले में जैसे आपने देखा होगा 1/4πε0 आता है, तो उसकी जगह आप चुंबकीय क्षेत्र के केस में μ0/4π रख, यानी फॉर्मूला जैसे आपके पास है उसमें आप ई की जगह पी रखेंगे, पी की जगह एम रखेंगे, 1/4πε0 की जगह μ0/4π लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 1/ε0 को अगर आप μ0 लिखते हैं तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसके फॉर्मूले को परिवर्तित कर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है जो आपको यहाँ पे रिप्लेस करनी है। मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस ड्यू टू a bar magnet of a magnetic moment m can be obtained from the equation of for electric field due to electric dipole moment G by making the following replacement। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है और बार मैग्नेट से बहुत ज्यादा दूरी पर जब हम मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, स्मॉल एम लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा है। और हम क्या करते हैं, इसको जो हमारे जो भी आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या पी है उसके जगह हम क्या रख देते हैं, एम रख देते हैं, और नीचे जो आपके रिप्लेसमेंट दिए गए हैं इस तरीके से हम फॉर्मूले में रिप्लेसमेंट करते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र उससे बहुत दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर ज्ञात करने के लिए हमें द्विध्रुव आघूर्णों वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समीकरण में केवल निम्नलिखित प्रतिस्थापना करने हों। जैसे ई के जगह आप लिखेंगे बी, पी के जगह एम, 1/4πε0 की जगह μ/4। ठीक है, तो ये आपको रिप्लेसमेंट यहाँ पे क्या करने होते हैं, ताकि फॉर्मूले आपके
जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यही कुछ रिप्लेसमेंट है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ आपको कुछ ही चीजों में रिप्लेसमेंट करना है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक जो है मैग्नेटोस्टैटिक की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के अनुरूप है। ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल थोड़ा सा ही यहाँ पे करेक्शन करना है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कन्वर्जन हम किस तरीके से करते हैं। In particular, we can write down the equatorial field BE of a bar magnet at a distance r for r greater than L, where L is the size of the magnet. क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि जब भी हम इक्वेटोरियल फील्ड के लिए, ठीक है, इक्वेटोरियल फील्ड यानी जो आपका विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र है, उसके लिए जब हम फॉर्मूला लेते हैं और हम क्या कहते हैं कि जो R है, ठीक है, R जो है वो L से काफी बड़ा है। जहां पे R क्या है आपका, किसी बिंदु से, जो आपका बिंदु है उससे क्या है, जो है मैग्नेट की दूरी। ठीक है, और L क्या है, L आपका साइज है, यानी कि जो मैग्नेट का साइज है वो R से काफी बड़ा है। तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, VE इक्वल्स टू म्यू नॉट M माइनस म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेटोरियल फील्ड में जो B का मान होता है वो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन R क्यूब होता है। विशेषतः R दूरी के लिए जहां से चुंबक की लंबाई है, जहां पे क्या है R बड़ा है L से, ठीक है, और यहाँ पे चुंबक की लंबाई है, पर एक क्षण चुंबक का विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B बराबर माइनस म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R। लाइकवाइज इसी तरीके से अगर हम एक्सियल फील्ड की बात करें, यानी एक ऐसा बिंदु जो कहां पर है, बार मैग्नेट के एक्स पर है, अक्ष पर किसी बिंदु पर है, वहां पे हम जब B की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑफ अ बार मैग्नेट, हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, जब R जो है वो बड़ा है L के लिए, तो इस केस में क्या होता है, इसी प्रकार R दूरी, R जो बड़ा है पर एक क्षण चुंबक का अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, BA बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन R। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे फॉर्मूले हैं जो कि आपके चुंबकीय क्षेत्र के कारण है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसी केस में जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो फॉर्मूले होते हैं उसमें क्या होता है, इक्वेटोरियल केस में आपका हो जाता है 1/-4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन 4 R। और इसी तरीके से अगर हम एक्सियल के केस में देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या चुंबकीय क्षेत्र का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला, E A मान लीजिए, E मान लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2P अपॉन R। तो ये आपके यहाँ पे फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले में सिर्फ कुछ चेंजेस है, जैसे M के जगह आप P रख रहे हो, ठीक है, या जैसे P है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में है, P की जगह आप क्या रख देते हो, M रख देते हो। ठीक है, 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू नॉट, यहाँ पे भी ऐसी P रख देते हो। ठीक है, जो आपका P है उसकी जगह M रख देते हैं, और म्यू नॉट की जगह 1/एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम फॉर्मूले यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है या जो आपका मैग्नेटोस्टैटिक है उसके जो फॉर्मूले है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अनुरूप है। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये द्विध्रुव है, डायपोल है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटोस्टैटिक में, या जो मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ते हैं, तो उसमें क्या सेम है, क्या सदृश्यता है, इसको हम देखें। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में ये दिया गया है द्विध्रुवों की सदृश्यता। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास दो है, क्या है, पहले स्थिर विद्युत,
यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय। पहला है द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको 1/ε0, इसको आप जो है मैग्नेटिक फील्ड के केस में म्यू नॉट लिख लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम T यूज करते हैं, तो मैग्नेटोस्टैटिक में आपका M यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है विषुवतीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल फील्ड। इक्वेटोरियल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे आपका -P/4πε0 r³ होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। वहीं चुंबकीय क्षेत्र में -μ0m/4πr³ होता है। नेक्स्ट है अक्षीय क्षेत्र। ठीक है, अक्षीय क्षेत्र की बात की जाए, एक्सियल फील्ड की बात की जाए, तो यहाँ पे 2p/4πε0 r³ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। वहीं मैग्नेटिक फील्ड के केस में या मैग्नेटिज्म में हम μ0 2m/4πr³ लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल या बाह्य क्षेत्र बल आघूर्ण। तो एक्सटर्नल फील्ड जो है, और यहाँ डायपोल मोमेंट की बात की जा रही है, तो बेसिकली आपका फॉर्मूला P/E होता है, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में। वहीं मैग्नेटिज्म के केस में M/B होता है। अगला है बाह्य क्षेत्र स्थितिज, यानी जब हम एक्सटर्नल फील्ड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में -P.E है, वहीं मैग्नेटिक फील्ड के केस में -M.B। ठीक है, तो ये आपकी टेबल है जिसमें दोनों यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म दोनों के बीच में सदृश्यता यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी, जैसे मैंने कहा 1/ε0 को μ0 लिखते हैं, P को M लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले में भी वही चेंजेस किए गए, इनको हमने अभी डिस्कस किया। फिर नीचे आप देख सकते हैं P की जगह M, E की जगह B। ठीक, तो ये इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूले यहाँ पे होंगे। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। यहाँ पे आपने देखा है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने जो है गॉस का लॉ पढ़ा था, जो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में था। यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म के केस में जो है गॉस के नियम की बात करें। गॉस के नियम की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि चुंबक की जब भी हम बात करते हैं, तो चुंबक आपका कुछ इस तरीके का होता है। पार मैग्नेट की बात करें, क्षण चुंबक की बात करें, तो आपका कुछ इस तरीके का होता है। इसमें आपके दोनों ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करें, हमने ये पढ़ा है कि जो रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में आती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में आती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जब ये बार मैग्नेट के अंदर जाती है, भीतर जाती है, तो ये साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे ट्रेवल करती है। क्या कहा, जब भी आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पे उत्पन्न होता है, तो नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव से आपका चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, दक्षिणी ध्रुव में एंटर करता है, और फिर अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर यहाँ पे ट्रेवल करता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि ये बिल्कुल एक लूप की फॉर्म में होता है। इसके फॉर्म में, लूप की फॉर्म में होता है इस तरीके से। यहाँ पे सारी जो आपकी छेद रेखाएं होती है, ये हमेशा सतत, कॉन्टिन्यूअस और बंद लूप की या वक्र की रूप में यहाँ पे होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है यहाँ पे, वो क्योंकि आपका जो चुंबक है उस पे दोनों पोल है, तो ये इसी के कारण यहाँ पे इस तरीके से होता है। ठीक है, और ये कभी भी आप जानते हैं कि आपका जो चुंबक होता है वो मोनोपोल में या एक ध्रुवीय के रूप में वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके बेस में हम गॉस के नियम को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चुंबकत्व में गॉस का नियम क्या है? हम जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं तथा इन दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि चुंबक के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं और हम इसे कभी भी सेपरेट नहीं करते। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उस समय हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि किस तरीके से आपके पास दो ध्रुव होते हैं और हम इसे अगर अलग करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो आपको दो पीस मिलते हैं जो आपके चुंबक के, तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली दो जो है वहां पे पोल क्रिएट हो जाते हैं, अर्थात किसी एक ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। तो क्या कहा गया है, जैसे भी मैंने बात करी कि कोई जो अगर हम मैग्नेटिज्म की केस की बात करें तो इस केस में आपको नॉर्थ पोल सेपरेट या साउथ पोल सेपरेट नहीं मिले। नॉर्थ और साउथ पोल आपको कभी भी सेपरेट नहीं मिलेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मान लीजिए मैग्नेट है, ये बीच से टूट जाता है तो आपके पास दो चुंबक यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कभी भी एक ध्रुव का जो अस्तित्व होता है वो संभव नहीं हो तथा धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबक की सबसे छोटा रूप माना जाता है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें लूप की अगर हम बात करें तो लूप में हम यहाँ पे जो चुंबकीय द्विध्रुव है इसको हम सबसे छोटा रूप मानते हैं। यही कारण है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत और बंद वक्र के रूप में होती है। अब क्योंकि आपका क्या है, डायपोल में होता है, डायपोल में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए क्या होता है, आपको जो फील्ड लाइंस मिलती है वो क्लोज लूप की फॉर्म में होती है, बंद लूप की फॉर्म में होती है। और इसके फॉर्म अगर हम यहाँ पे गॉस के नियम की बात करें तो यहाँ पे गॉस का जो नियम होता है वो क्या कहता है कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एस बराबर आपका 0 होता है। और यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, आपकी क्लोज है। इसी कारण आपका यहाँ पे जो है इन दोनों का इंटीग्रेशन यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है दोनों का जो इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन है, वो आपका 0 यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इससे हम आगे गॉस के नियम को डिटेल में समझेंगे। आप इसे नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं गॉस लॉ की डेफिनेशन। तो गॉस लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस किसी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर का तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 0 के बराबर आता है, यानी बराबर 0 हो। तो यहाँ पे जो आपका गॉस लॉ है वो यही कहता है, क्या कहता है कि अगर हम सरफेस इंटीग्रल की बात करें किसी एक क्लोज सरफेस में, वहां से जो चुंबकीय क्षेत्र पास होगा तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये बराबर होता है 0 के यानी 0। ठीक है, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल किसका, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का जो है सरफेस इंटीग्रल जो है किसी एक क्लोज सरफेस में किसी बंद सतह पे ये बराबर होता है किसके, 0। क्लोज इंटीग्रल v डॉट डी एस बराबर 0। ठीक है, गॉस लॉ इंडिकेट्स दैट देयर आर नो सोर्स और सिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज लूप। अब यहाँ पे गॉस का जो नियम है वो हमें ये बताता है, यहाँ पे जब आपका क्लोज इंटीग्रल 0 होता है तो हम क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि जो आपकी क्लोज सरफेस है, जो बंद सतह है, उसमें ना तो कोई सोर्स होता है, यानी उसका कोई भी सोर्स नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे कोई भी जो है आपका सोर्स या स्रोत नहीं है, और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये खत्म हो। ठीक है, तो ये हम किससे समझते हैं, जो है गॉस के लॉ से या मैथमेटिकल स्टेटमेंट से समझते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। Consider small vector area element del S of a closed surface S as in figure 5.5। अब हम क्या करते हैं, हम मान
लेते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, जैसे अभी हमने देखा डेल एस है, जो कि क्लोज सरफेस है, बंद सतह में है, और वहां से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वहां से पास की जा रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू डेल एस, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा फाई बी से हम, ठीक है। तो अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेल फाई बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या है, बी डॉट डेल एस। यहाँ पे हम डेल फाई बी की जो बात कर रहे हैं, तो एक छोटे से जो आपने डेल एस एरिया लिया है, उसके थ्रू जितने आपके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पास हो रहा है, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर बी इज द फील्ड एट डेल एस, यहाँ पे बी क्या है, डेल एस एरिया पे फील्ड, ये क्षेत्र। We divide S into many small area element and calculate the individual flux through each. अब हम क्या करेंगे, जो S है, S तो आपका बड़ा एरिया हो, ठीक है, जो आपने क्षेत्र लिया है S ये है, हमने स्मॉल s ये लिए, ठीक है, डेल S ये S है। अब इसी तरीके से आपके बहुत सारे डेल S है, तो इसको आप क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आपको पूरे एरिया, पूरे क्षेत्र का आपके पास यहाँ पे जो है एस का क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, एस से फ्लक्स कितना पास हो। तो यहाँ पर हम टोटल जो फ्लक्स लेंगे वो फाई बी लेंगे, और बराबर होगा समेशन ऑल फाई डेल फाई बी, या समेशन ऑल बी डॉट डेल एस, जो कि बराबर होगा 0। वेयर ऑल स्टैंड फॉर ऑल एरिया एलिमेंट, यहाँ पे जो ऑल है वो किसको दर्शा रहा है, ऑल एरिया एलिमेंट डेल एस को वो दर्शा रहा है। कंपेयर दिस विद, अगर हम इसे गॉस लॉ से कंपेयर करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो हमारे पास क्या आता है, जो फाई आएगा वो बराबर आएगा समेशन ई डॉट डेल एस के, जो कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो। ठीक, तो ये आपके पास क्या जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला, जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये है, मैग्नेटोस्टैटिक में आपका कुछ इस तरीके से आएगा, या मैग्नेटिज्म में इस तरीके से आपका आएगा। ठीक, किसी बंद सतह S का एक छोटा सदिश क्षेत्रफल अवयव डेल एस लीजिए, जैसे कि चित्र में दर्शाया है। डेल एस से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स डेल फाई बी बराबर बी डॉट डेल एस है, जहां बी डॉट डेल एस पर चुंबकीय क्षेत्र है। हम एस को कई छोटे छोटे अवयवों में बांट लेते हैं, और इनमें से प्रत्येक से गुजरने वाले फ्लक्सों के मान अलग अलग निकालते हैं, तब कुल फ्लक्स फाई बी का मान है, फाई बी बराबर समेशन सभी डेल फाई बी, या समेशन बी डॉट डेल एस बराबर 0, जहां सभी का अर्थ है सभी क्षेत्रफल अवयव डेल एस। इसकी तुलना विद्युत स्थितिकी के गॉस के नियम से कीजिए, जहां एक बंद सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स समेशन ई डॉट डेल एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, जहां पे क्यू क्या है, बंद सतह द्वारा परिबद्ध आवेश है। तो ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो है गॉस के लॉ का। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने आज मैग्नेटिज्म, यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले आपस में लिंक है, या एक दूसरे की एनालॉगी है, अनुरूप। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।